तो हम देखेंगे आसग कवि के बारे में। तो आसग कवि की जो पहली रचना है वो है चंदन वाला रास। क्या है? चंदन बाला रास। ये इनका एक ग्रंथ है। और नंबर 2 है जीव दया रास। यही दो ग्रंथों की रचना इन्होंने की है, जीव दया रास। ठीक। तो ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? ये दोनों रचनाएं आसव कवि की हैं। कौन कौन सी? एक चंदन बाला रास है, एक जीव दया रास है। तो चंदन वाला रास के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो चंदन वाला रास है, इसमें समय इसका देख लेते हैं। चंदन बाला रास, चंदन बाला रास का समय क्या है? तो लगभग 1200 ईस्वी है। समय सीमा क्या है इसकी? लगभग 1200 ईस्वी। 1200 ईस्वी लगभग माना गया इस समय सीमा। चंदन बाला रास की समय सीमा क्या मानी गई? 1200 ईस्वी लगभग। छंद कितने हैं इसमें? तो इसमें टोटल 35 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। किस श्रेणी की रचना है? तो ये लघु खंड काव्य है। क्या है यह? लघु खंड काव्य। क्या है यह? लघु खंड काव्य है। ठीक। तो चंदन बाला रास के बारे में बस इतना ही। और जीव दया रास के बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता, बस ये मिलता है कि ये इनकी रचना है। तो आसग कवि की दो रचनाएं हैं, एक चंदन बाला रास है और दूसरी इनकी जीव दया रास है। चंदन बाला रास जो है इसकी समय सीमा जो है वो 1200 ईस्वी है, इसके लगभग में माना गया है। और ये जो छंद है इसमें 35 छंद का प्रयोग किया गया है, 35 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और ये एक लघु खंड काव्य। क्या है यह? लघु खंड काव्य है। तो आसव कवि के बारे में बस इतना ही, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले जैन साहित्य के रचनाकार की तरफ। तो हमारे जो अगले रचनाकार हैं वो हैं विजय सिंह सूरी महोदय। और इनका जो है बहुत धांसू ही ग्रंथ है। धांसू ग्रंथ मतलब बहुत ही अच्छा ग्रंथ जो है वो क्या है, देखते हैं, रेवंत गिरिरास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जैन साहित्य की दृष्टि से। अगले रचनाकार कौन है हमारे? विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी कौन है? विजय सेन सूरी। ग्रंथ का नाम क्या है इनके? इनका जो ग्रंथ है वो है रेवंत गिरिरास। क्या है? रेवंत गिरिरास। यह जो रेवंत गिरिरास ग्रंथ है ये किसका है? तो ये है विजय सेन सूरी का। हम देखते हैं रेवंत गिरिरास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। रेवंत गिरिरास की जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 1231 ईस्वी। तो पहले तो देखेंगे क्या इसकी समय सीमा क्या थी? 1231 ईस्वी थी। ठीक। 1231 ईस्वी थी। यह 4 कड़वकों में विभक्त है। 4 कड़वक में विभक्त है। 4 कड़वक में क्या विभक्त है? ये जो हमारा रेवंत गिरिरास जो इनकी रचना है टोटल कितने भागों में विभक्त है? तो 4 कड़वों में इसको विभाजन, इसका जो है विभाजन किया गया है। अच्छा, इसमें जैन तीर्थ रेवंत गिरी और नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व का वर्णन किया गया है। ये जो रेवंत गिरिरास ग्रंथ है इसमें हमारे जैन तीर्थ जो है रेवंत गिरी उसका वर्णन है, और उसके साथ साथ नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का भी वर्णन किया गया है। क्या है इसमें? जैन तीर्थ रेवंत गिरी का वर्णन, रेवंत गिरी का वर्णन है। रेवंत गिरी का वर्णन है। और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व जो है का वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया? साथ साथ तीर्थंकर, कौन थे तीर्थंकर? नेमिनाथ। एक तीर्थंकर थे नेमिनाथ, इनकी प्रतिमा, नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का वर्णन,
इसमें दो चीजों का वर्णन किया गया है। एक तो जैनों का एक तीर्थ स्थान है रेवंतगिरी, जिसका वर्णन किया गया है, और रेवंत गिरिराज इसका नाम भी है। और इसमें एक तीर्थंकर थे जैनों में जिनका नाम था नेमिनाथ। नेमिनाथ की प्रतिमा, प्रतिमा मतलब उनकी मूर्ति, नेमिनाथ की मूर्ति के महत्व के बारे में बताया गया है। नेमिनाथ की एक प्रतिमा थी, उसके महत्व का वर्णन किया गया है। अच्छा, ये जो महत्व का वर्णन किया गया है ये जो है ऐतिहासिक तथा पौराणिक इतिवृत्त और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। तो नोट कर लेते हैं इसे भी। महत्व का जो वर्णन किया गया है, महत्व का वर्णन, जो ये रेवंतगिरी है इसका वर्णन और ये जो नेमनाथ की प्रतिमा के महत्व का वर्णन किया गया है, इसका जो है ऐतिहासिक या महत्व का वर्णन न डाल के आप सीधे लिख लीजिए। इसका जो वर्णन किया गया है, इसमें जो वर्णन किया गया है, इसमें जो वर्णन किया गया है, अच्छा तो ये न लिख के हम लिखते हैं तो इससे दोनों आ जाएंगे। इसमें जो वर्णन किया गया है वह, इसमें जो वर्णन किया गया है वह ऐतिहासिक तथा पौराणिक इतिवृत्त, ऐतिहासिक तथा पौराणिक इतिवृत्त, ऐतिहासिक तथा पौराणिक इतिवृत्त और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर, और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर, किया गया है। ठीक है, तो विजय सेन सूरी की रचना क्या है? रेवंत गिरिरास है। समय क्या है इसका? 1231 ईस्वी है। टोटल 4 कड़वक में इसका विभाजन किया गया है। जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थ, तीर्थ मतलब स्थान, तीर्थ स्थान जो थे जैन तीर्थ, जैनों का एक तीर्थ स्थान था रेवंतगिरी, उसका वर्णन किया गया। साथ साथ इसमें थे एक तीर्थंकर हुए थे नेमिनाथ, तो नेमिनाथ की एक प्रतिमा थी जिसके महत्व का वर्णन भी इसमें किया गया है रेवंत गिरिरास नामक ग्रंथ में। अच्छा, इसमें जो वर्णन किया गया, किसमें? रेवंत गिरिरास में, इसमें जो वर्णन किया गया वह क्या है? वह ऐतिहासिक, पौराणिक, इतिवृत्त और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? इसमें जो रेवंत गिरी और ये नेमनाथ की प्रतिमा के महत्व का वर्णन किया गया वह किसके आधार पर किया गया? ऐतिहासिक, पौराणिक, इतिवृत्त और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। ठीक, तो आज के जो हमारे जैन साहित्य के रचनाकार थे वो विजय सेन सूरी थे। तो कल के बारे में हम देखेंगे। अच्छा, एक छोटे से रचनाकार और बच रहे हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यही नोट कर लेते हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है। एक और अगले रचनाकार जो है हमारे पल्हड़ है। कौन है? पल्हड़ महोदय। पल्हड़ महोदय के ग्रंथ का क्या नाम है? इनके ग्रंथ का नाम है आबू रास। बड़ा से आम, बा से बकरी, बड़ा उपमात्रा, आबू रास। ठीक, तो यह जो आबू रास है, आबू रास की समय सीमा देख लेते हैं। आबू रास जो आता है कब आता है? ये 1232 ईस्वी में आता है। 1232 ईस्वी में आता है। जैन तीर्थ इसमें एक आबू मंदिर का वर्णन है, बस इतना जानिए। आबू रास में क्या है? तो आबू मंदिर का वर्णन, आबू मंदिर का वर्णन क्या है इसमें? आबू वर्णन, आबू मंदिर का वर्णन है। और ये जैन तीर्थ इसमें भी हटा दीजिए, सीधे सीधे स्टार्ट में आप याद कीजिए कि रेवंत गिरी का वर्णन है। रेवंत गिरी क्या है? एक स्थान है, यहाँ लिख लीजिए। रेवंत गिरी एक क्या है? स्थान है जिसका वर्णन है। और साथ साथ नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का वर्णन किया गया। या तीर्थंकर लगा रहने दीजिएगा, इससे आप लोगों को क्लियर रहेगा। तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा, एक तो रेवंतगिरी नामक स्थान का वर्णन किया गया है, दूसरे तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का वर्णन किया गया है, और ऐतिहासिक तथा पौराणिक इतिवृत्त और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है।
तो पल्हड़ पल्हड़ के जो ग्रंथ का नाम है वो है आबू रास। समय सीमा 1232 ईस्वी है और इसमें आबू मंदिर का वर्णन किया गया है और रेवंत गिरी रास के तर्ज पर रचित है। या जो ग्रंथ है रेवंत गिरिरास, जिस ग्रंथ के बारे में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, उसी की तर्ज पर रचित है। तो रेवंत गिरिरास की तर्ज पर रचित है, रचित है। ठीक, किसके तर्ज पर लिखा गया आबू रास? तो ये जो आबू रास है इसकी जो रचना की गई इसी रेवंत गिरिरास के तर्ज पर की गई। ठीक है ना। तो इसके बारे में बस इतना ही, पल्लड़कृत आबू रास के बारे में। क्या है कि आबू रास समय सीमा 1232 ईस्वी है, आबू मंदिर का वर्णन है और रेवंत गिरिरास नामक जो ग्रंथ था उसी के आधार पर यह रचित है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही देखेंगे, बाकी अगले जो हमारे जैन साहित्य के रचनाकार हैं उनके बारे में हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। और उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हमारा जो जैन साहित्य है वो समापन की ओर बढ़ जाए और बढ़े फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी जो है इसके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम भी आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत करके क्लासेस लाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।